नमस्कार दोस्तों, मैं शिवदीप सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रस्तावना। जैसा कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। उससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में अक्सर कन्फ्यूजन के कारण हम उसको गलत कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा जानकारी के अभाव में या थोड़ा सा कन्फ्यूजन के कारण गलत कर देते हैं। यूपीएसआई हो या आपका यूपीपीसीएस हो या आपके छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक आपका प्रस्तावना से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको किस तरह से करना है, आज हम करेंगे जीरो से लेके हीरो तक के क्वेश्चन, यानी हम करेंगे ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के क्वेश्चन। आप पूरा अंतिम तक देखिएगा, मेरी गारंटी है प्रस्तावना का एक भी क्वेश्चन, चाहे वो आईएएस का हो या पीसीएस का हो, आपका ग्रुप डी का हो, किसी भी एग्जाम का होगा। और विशेष तौर से इसको यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं लोग वो देखें। इस पे एक बार आप अगर 25-30 मिनट का वीडियो देख ले रहे हैं तो आप लाइफ टाइम प्रस्तावना का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस पे प्रस्तावना। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और 25-30 मिनट का ही वीडियो होता है, उसको आप पूरा सा पूरा देखा करिए, पूरा वीडियो देखिए, तब उसमें कुछ बातें होती हैं जो बाद में हम बताते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं इस पे। आज के जो हमारा जो टॉपिक है इस पे प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना जिसको प्रेम्बल भी बोलते हैं, ये है क्या। इसमें प्रस्तावना जो है आपका जो उद्देशिका भी बोलते हैं इसको। तो उद्देशिका क्यों बोलते हैं इसकी भी बात हम करेंगे। उद्देशिका क्यों बोलते हैं इसमें और क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्या क्वेश्चन आए हैं, क्या क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। चलिए चलते हैं इस पे। उद्देशिका देखिए, जैसे इसका नाम से ही पता है उद्देशिका, तो ये प्रस्तावना को उद्देशिका इसलिए कहा जाता है इसमें कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने एक जो है क्या कहते हैं भाषण दिया था, स्पीच दिया था, जिसका ये उद्देश्य था कि हमारा संविधान किस तरह से होगा, यानी हमारा संविधान किस तरह होगा, इस बात की चर्चा उन्होंने इस जो है भाषण में किया था। यही भाषण जो आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 ये जो डेट है आपका, ये आपका क्या हुआ, ये आपका उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आगे जो उद्देश्य प्रस्ताव बना इस पे। और जो अंगीकृत जो संविधान में किया गया कब, 26 नवंबर 1949 को। यानी ये बात, ये लास्ट जो चरण था उसका उद्देशिका का, उसमें मेंशन था कि कब हमको संविधान चाहिए। इसमें तो उद्देशिका जो थी वो उद्देशिका एक प्रकार से क्या था, हमारा उद्देश्य था कि हमें किस तरह का संविधान चाहिए। क्लियर है बात। अब चलते हैं इसमें, देखते हैं उद्देशिका में था क्या। अब देखिए, उद्देशिका में ये था कि जो हमारे संविधान के मूल आदर्श हैं उनको किस तरह से हम समाहित करें, यानी कुल मिलाकर जो मूल उद्देश्य, जो मूल आदर्श थे संविधान में किस तरह से समाहित किए जाए, उन्हीं को इसमें तो इसकी चर्चा की गई थी इस वाले में। अब देखिए, इसमें हम बात करते हैं स्रोत। अगर मैं इसको पढ़ूं तो ये आपका जो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग, भारत को। ठीक है, पूरा मैं उद्देशिका की जो लाइन है उसको भी याद कराऊंगा। अभी आप उसको याद मत करिएगा, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप याद कराऊंगा। उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो एक लाइन जो थी, मतलब उसमें जो 8 लाइन 7 लाइन है उसका बहुत महत्व है, उसी से पूरे क्वेश्चन बनते हैं। और हम लोग उसको छोड़ देते हैं तो उस लाइन का बहुत महत्व है। हर एग्जाम में उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। उस 8 लाइन का जो महत्व समझ गया, उसको उद्देशिका से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है। अब चलते हैं इस पे, हम उद्देशिका की बात करते हैं। प्रस्ताव देखिए, यहाँ से सबसे पहली चीज तो ये बात पता चल गई, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इसको इनिशिएट किया था भाषण के तौर पर। 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव रखा गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो अंगीकृत उद्देशिका के रूप में अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक, अब क्या है कि यहाँ से कुछ बातें हैं जो इसके बारे में कही जाती हैं। उद्देशिका के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहली चीज तो ये उद्देशिका आया कहाँ से, उद्देशिका का विचार कहाँ से आया, तो बड़ा मतभेद रहता है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से आता है, कुछ लोग कहते हैं इसका जो विचार है वो अमेरिका से। तो बात अपनी दिमाग में रख लीजिए, डाउट एकदम क्लियर कर लीजिए कि ये जो था, इसका जो विचार था, उद्देशिका का जो विचार था वो तो आपका अमेरिका से लिया गया था, यूएसए से। किस तर्ज पे लिया गया था, अगर आपको याद करना है तो वहां पे बी पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी हम यूएसए के लोग, उसी तर्ज पर आप देखेंगे हमने भी लिखा है हम भारत के लोग।
यानी विचार की बात करेगा। अगर विचार की बात करता है तो ये आप समझ लीजिएगा कि आंसर जो होगा वो आपका होगा यूएसए होगा। लेकिन जो भाषा थी उसमें, जो उसमें भाषा की बात किया है वो ऑस्ट्रेलिया से थी। यानी दो क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं आपके पास कि उद्देशिका का विचार और उद्देशिका की भाषा। तो उद्देशिका का जो विचार था वो आपका लिया गया था यूएसए से, और उद्देशिका की जो भाषा थी वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ठीक है, तो यहां से ये दो बात क्लियर हो गई कि दो क्वेश्चन यहां से बनने हैं। पहला क्वेश्चन कि इसका विचार कहां से लिया गया और इसमें जो भाषा प्रयुक्त है वो कहां से है, ऑस्ट्रेलिया में। मैंने यहाँ पे इसको देख लीजिए मेंशन, यानी विचार जो था ये यूएसए से लिया गया था और भाषा कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। अब हम बात करते हैं इस पे कि ये जो है भाग है कि नहीं संविधान का। इस पे बहुत सारे वाद हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो इसकी बात हम करते हैं। दो वाद इसमें बहुत फेमस है, वैसे और वाद हैं इसमें, लेकिन दो प्रमुख वाद हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बेरुवारी जो है संघवाद, ये आया था 1960 में, और एक आया था केशवानंद भारती मामला, वो 1973 में, सॉरी 1700 लिखे 1973 में। अब 1973 में जो केशवानंद भारती मामला, तो बेरुवादी मामला क्या था, बेरुवारी संघवाद जो मामला था, उसमें ये कहा गया कि जो आपकी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, वो संविधान का भाग नहीं है। इसके बारे में चर्चा डिटेल में नहीं करेंगे, किसी और लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी हमको प्रस्तावना पढ़ाना है कि बेरुवारीवाद क्या था। बस अभी इतना आप समझ लीजिए कि बेरुवारीवाद 1960 में ये निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना इसका भाग नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, केशवानंद भारती मामला 1973 में यह डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया अपने निर्णय को पलटते हुए। पिछले निर्णय में उसने ये कहा था कि ये इसका भाग नहीं है, लेकिन इस वाले निर्णय में उसने ये कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसका मौलिक भाग है। ठीक है, अगर संविधान का मौलिक भाग है तो अब यहां से एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तब यहां से बात आई कि संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना, यानी उसके मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना संशोधन किया जा सकता है। अगर कहीं से भी संशोधन में मूल ढांचा प्रभावित होगा तो इस प्रकार का संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये कोई पूछता है कि क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन पॉसिबल है, तो आंसर होगा यस होगा, लेकिन मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। अब यहां से हम बात और थोड़ी सी उठ के आती है कि अगर उसने, सुप्रीम कोर्ट ने ये परमिशन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये परमिशन दे दिया कि संविधान संशोधन हो सकता है, तो क्या कभी संविधान संशोधन हुआ है? तो यस आपका आंसर होना चाहिए, यस संविधान संशोधन हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आपके पास उठ कर आता है, कितनी बार? अगर हुआ है तो कितनी बार, और हुआ है तो क्या हुआ? इसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन संविधान संशोधन अभी तक मैं बता दे रहा हूं एक बार हुआ है 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। तो चलते हैं, हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके और दो पहलुओं पर, फिर डिटेल में आते हैं इस पे। अब बात आती है कि ये न्याय जो है ये न्याय योग्य है, तो ये चीज है कि ये न्याय योग्य नहीं है, यानी इसके आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता है, यानी इसके आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता है, यानी ये न्याय योग्य, संविधान संशोधन किया जा सकता है लेकिन ये न्याय योग्य नहीं है। इसके आधार पर, यही पार्ट है संविधान का, लेकिन इसके आधार पर कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता, न्याय निर्णय नहीं दिया जा सकता है। चलिए हम चलते हैं इस पे, प्रमुख इसके कथन विचार हैं, इनकी बाद में बात करते हैं। हम शुरू करते हैं, हम भारत के लोग भारत को, तो यहाँ से ही स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग भारत को एक। तो देखिए यहाँ से ये शुरू है, हम भारत के लोग, तो इसको प्रस्तावना को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं।
पहला स्रोत, क्या स्रोत है इस पे प्रस्तावना का, कहाँ पे शक्ति जो है उसकी समाहित होती है, समस्त शक्तियां कहाँ समाहित होती हैं। तो इसने कहा हम भारत के लोग, यानी संविधान में जो शक्ति है वो कहाँ पे समाहित होती है, किससे समाहित होती है, जनता से, हम भारत के लोग में। यानी ये बात है यहाँ से समस्त जो शक्तियां हैं वो किसमें है, जनता में। तो दो क्वेश्चन, सर्वोच्च कौन है, तो आपका संविधान होगा। यानी अगर ये कोई पूछता है कि कौन सर्वोच्च है तो आप आंसर देंगे कि संविधान सर्वोच्च है, लेकिन संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, हम भारत के लोगों से मिलती है। किससे मिलती है, हम भारत के लोगों से मिलती है। यानी यहां से समस्त शक्तियां समाहित हैं किसमें, जनता में। क्लियर है। एक क्वेश्चन, समस्त शक्तियां किसमें समाहित हैं, तो आंसर होगा वो होगा आपका किसमें, जनता में समाहित है। यानी इसने कहा हम भारत के लोग, यानी जो स्रोत है वो हम भारत के लोग हैं, भारत को क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। कैसा, हम भारत को संप्रभु बनाना चाहते हैं, हम भारत को समाजवाद बनाना चाहते हैं, समाजवादी विचारधारा लाना चाहते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं, हम लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं, हम गणराज्य बनाना चाहते हैं। यानी भारत में आप जानते हैं भारत में लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन, कोई काम आप करिए क्यों, कब, कैसे, बना तो रहे हैं, उद्देश्य क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया उनसे कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं। अब क्या बनाना चाहते हैं, तो अगर क्या बनेगा तो इससे क्या लाभ होगा, वही उसका उद्देश्य था। तो आंसर निकल के आता है। तो क्वेश्चन पूछिए, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, तो हम भारत को SSSR बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, SSSR बनाना चाहते हैं। SSSR का मतलब समझिए, सोवराइन, जिसका मतलब होता है संपूर्ण संप्रभु। दूसरा यस मतलब सोशलिस्ट यानी समाजवाद। तीसरा सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। चौथा डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं, सेकुलर कंट्री बनाना चाहते थे, आप बनाना चाहते हैं। और सोशलिज्म की बात करते हैं, सोशलिस्ट की बात करते हैं, सोशलिज्म कर लीजिए, ठीक है, सोशलिज्म। और सोवराइन मतलब संपूर्ण प्रभु की बात करते हैं, संपूर्ण प्रभु की। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं, राज्य बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं। और क्या, रिपब्लिक, गणराज्य, यानी गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो यानी हम SSSR, यस सोवराइन, दूसरे यस का मतलब सोशलिज्म, सोशलिस्ट, तीसरे का मतलब क्या हुआ आपका जो है सेकुलर, और चौथे का मतलब क्या हुआ डेमोक्रेटिक, और आर का मतलब होता है रिपब्लिक। ठीक है, SSSR। अब क्वेश्चन देखिए इसमें बहुत पूछता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही क्रम पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में सही क्रम क्या है। हर बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले कौन सा क्रम पे है। तो सबसे पहले क्रम पे आएगा संपूर्ण प्रभु, यानी SSSR, संपूर्ण प्रभु, हम भारत को संपूर्ण प्रभुता वाला बनाना चाहते हैं। फिर समाजवाद जो है, हमारा जो देश हो वो समाजवाद वाला हो, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, और आपका कैसा होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए। क्लियर है बात यहाँ से। यानी यहाँ से जो बात है, यहाँ से क्रम की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, क्रम की बात करते हैं। ये क्रम बनता है जो इसमें संपूर्ण संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, यानी यहाँ से सीक्वेंस याद करेंगे SSSR। क्या करेंगे, SSSR बात करेंगे। तो यानी आपको क्रम याद करना हो तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, SSSR। अब हम इन सब का मतलब समझाते हैं आपको, मतलब कैसे क्या होता है इस पे समझिएगा। इस पे आप यहाँ पे करते हैं संपूर्ण संप्रभु की बात करते हैं। संपूर्ण संप्रभु मतलब ये होता है कि किसी भी देश में, किसी भी देश को संप्रभु तब कहा जा सकता है जब उसके आंतरिक एवं बाह्य मामले में कोई आदमी हस्तक्षेप न करे, यानी वो खुद से डिसीजन लेने के लिए फ्री हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या भारत संप्रभु देश है। यस, भारत संप्रभु देश है। तो कुछ लोग कहेंगे कॉमनवेल्थ का सदस्य है। ये कॉमनवेल्थ का सदस्य है तो संप्रभु कैसा, एक संप्रभु कैसा। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बात को क्लियर समझा दे रहा हूँ। इसकी जो संप्रभुता है, इसकी डिफिनीशन बहुत व्यापक है। इस पे अगर इसकी डिफिनीशन पे बात करेंगे तो बहुत व्यापक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। आप देख लीजिए, एक परिवार है,
परिवार एक समाज में रहता है, तो अगर आप एक चीज समझिए तो समाज से कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है, लेकिन जो उसके डिसीजन लेने के होंगे, जो उसके बाहरी समाज के डिसीजन उसका परिवार ले रहा है या उसके घर के जो डिसीजन होंगे, वो डिसीजन लेने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र होगा। समाज उसको बाध्य नहीं कर सकता। भले वो ये नहीं कह सकते कि वो उसका समाज का गुलाम है। समाज इफेक्टेड है लेकिन समाज का गुलाम नहीं है। यानी ये बात क्लियर है, यहाँ से ये बात क्लियर है कि ये इसका जो है संप्रभु देश है, क्योंकि वो अपने डिसीजन को ले सकता है। भारत क्या करता है कि भारत अपने सारे निर्णय लेता है, खुद लेता है बाहरी नीतियों का निर्णय। भले वो क्या है कि कॉमनवेल्थ का सदस्य है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका गुलाम है, उसकी बातों को माने। जिस तरह समाज की बात आप नहीं मानते, समाज में रहते हैं, लेकिन आप फ्री हैं, आपका परिवार फ्री है डिसीजन लेने के लिए, उसी तरह से आपका संप्रभु होता है। तो संप्रभु की जो बात करते हैं, संप्रभु आप थोड़ा सा समझिएगा। संप्रभु का जो मायने है, यहाँ पे आप 3-4 एस्पेक्ट में देख सकते हैं। पहला, आंतरिक मामला, आंतरिक मामले में संप्रभु है, बाह्य मामले में संप्रभु है। और संप्रभु कैसे है? संप्रभु एक होता है नाम मात्र का जो हमारा एक अधिकारी है, जो राष्ट्रपति है नाम का। एक होता है वास्तविक आपका प्रधानमंत्री है, जो डिसीजन लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है दोनों मामले में। नाम मात्र का जो संप्रभु डिसीजन लेने वाला है, राष्ट्रपति, जिसको जनता ही चुनती है। यानी कौन चुन रहा है? जनता ही चुन रही है। यानी डिसीजन जो ले रहा है वो जनता के द्वारा चुने गए, जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, जिसके पास शक्ति है, वो आपका क्या कर रहा है, वो डिसीजन ले रहा है इस पे। और देख लीजिएगा, इसमें फिर बात आती है संप्रभुता की, किसकी? तो संविधान जो है, जो यहाँ पे है, जो प्रमुख है, वो संविधान के अकॉर्डिंग जो डिसीजन ले रहा है। यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर बात किया जाए तो कौन है? संविधान। लेकिन संविधान को शक्ति कौन दे रहा है? तो आंसर आपका निकल के आएगा, वो उसको शक्ति दे रही है जनता। यानी सर्वोच्चता यहाँ से भी सिद्ध होती है कि सर्वोच्च जो शक्ति है वो किसके पास है? जनता के पास है। चलिए हम चलते हैं, इसके बाद समाजवाद की बात करते हैं। तो क्वेश्चन जो समाजवाद पे बनता है कि समाजवाद में भी प्रकार है, कि समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद का जो प्रकार है उसको देखिए कैसे करते हैं। समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद देखिए क्या है। समाजवाद में देखिए अपने यहाँ पे जो समाजवाद, भारत में जो विचारधारा है वो लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद है, लोकतांत्रिक साम्यवाद है। मैं एक वीडियो में आपको साम्यवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद बनाकर अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिए। क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि साम्यवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, आपसे पूछते हैं कि उदारवाद क्या है। बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बड़ा उसका आंसर देने बहुत सिंपल से मैं समझाऊंगा उनको। तो भारत में जो समाजवाद है वो कैसा समाजवाद है? तो आपका आंसर होना चाहिए, भारत में जो समाजवाद है वो आपका लोकतांत्रिक समाजवाद है। साम्यवादी समाज जो वाद है वो थोड़ा सा जो है उसको अपने यहाँ पे मानव जो है क्या करते हैं, उसको मान्यता नहीं देते। कार्ल मार्क्स जो आपका था, उनके अकॉर्डिंग जो समाजवाद, तो एक्चुअल में समाजवाद क्या होता है? समानता लाना समाज में। समाज में क्या लाना? समानता लाना। लेकिन उनके जो विचारधाराएं हैं समानता लाने के लिए वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जैसे कार्ल मार्क्स के अनुसार यहाँ पे अमीरों और गरीबों के बीच में समानता लाना, लेकिन युद्ध करके या किसी जो है व्यापक जो है उपद्रव या कुछ ऐसे विद्रोह के टाइप से, यानी समानता लाने की बात कार्ल मार्क्स कहता है। मार्क्सवाद जो इसकी बात करते हैं मार्क्सवाद की। लेकिन भारत में जो आपका समाजवाद है वो आपका है गांधी समाजवाद और नेहरू जी की विचारधाराओं से है। तो आपका अगर ऑप्शन में क्वेश्चन ये पूछता है कि जो समाजवाद धाराएं जो प्रभावित हैं भारत में वो किसके कारण है, तो आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए नेहरू जी। यानी ये चाहते थे, ये नेहरू समाजवादी की भाईचारे से समानता तो लाएंगे, लेकिन किससे? भाईचारे से, आपस के भाईचारे से समानता। तो भारत में क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में जो समाजवाद है वो किस तरह का समाजवाद है? वो समाजवाद है किसका? लोकतांत्रिक। अब चलते हैं, इसमें हम बात करते हैं इस पे अगला सेकुलर, जिसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों अलग अलग हैं। दोनों वर्ड का मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसको हम क्या एक ही लगभग मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष
और धर्मनिरपेक्ष दोनों को लगभग हम क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं, तो थोड़ा सा अंतर है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब है कि भारत सभी धर्मों को बराबर मानता है। इसमें किसी भी विशेष प्रकार के धर्म को वरीयता नहीं दिया जाता है, न राज्य का कोई विशेष धर्म होगा। यानी भारत में कोई विशेष प्रकार के धर्म की मान्यता नहीं दी गई है कि कोई विशेष राज्य का कोई विशेष धर्म होगा, यानी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्ष है। भारत गुट निरपेक्ष की भी बात करता है, भारत धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी, वो ये नहीं कहता है कि धर्म को आप मत मानिए, वो कहता है आप अपने धर्म को मानने के लिए क्या है, फ्री हैं। आप अपने धर्म को मानने के लिए क्या है, फ्री हैं, बशर्ते सरकार उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकती है। कुछ दशाओं में सकारात्मक पहल के लिए सरकार इंटरफेरेंस कर सकती है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सरकार इस पर इंटरफेरेंस बिल्कुल भी उस पर बाधा नहीं डालेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है, फ्री है, यानी देश का कोई एक धर्म नहीं है, इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की जो परिकल्पना थी उसको गांधी जी ने कहा था। पंथ निरपेक्ष की परिकल्पना की बात करते हैं तो देखिए, पंथ थोड़ा सा समझ लीजिए, ये भी चीजें हैं क्या है कि धर्म में जैसे दो शाखाएं हैं। मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो शिया और सुन्नी, ये पंथ हैं दो। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर समझ लीजिएगा। दो पंथ है, एक शिया है, एक कौन है, सुन्नी है। ये पंथ है, हीनयान महायान, बौद्ध में दो पंथ हैं, यानी पंथ निरपेक्ष। ठीक है, इसकी बात हम डिटेल में करेंगे जब आप मान चलिए धार्मिक आंदोलन पढ़ाएंगे। अभी मैं इस पे नहीं, बस आप ही समझ लीजिए कि धर्म पंथ अभी एक ही समझिएगा इसमें, लेकिन अंतर है दोनों में। पंथ मतलब क्या होता है कि दो आपके जो है अलग अलग जो है विचारधाराएं। अब चलते हैं अगला, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, लोकतांत्रिक की बात करते हैं। तो लोकतांत्रिक मतलब जहां पर तंत्र है किसका, लोगों का। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र है। अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र मतलब जहां पर जो सत्ता है वो किसके द्वारा की जा रही है, वो की जा रही है जनता के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही क्या कर रहा है, जनता ने जिसको चुना है, जनता ने जिसको क्या किया है, मनोनीत किया है, कुछ भी किया है जनता ने ही किया है सब कुछ, वही क्या करेगा, शासन करेगा। अब बात करते हैं इस पे अगला, रिपब्लिक गणराज्य की बात करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि गणराज्य और लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतांत्रिक या लोकतंत्र, ये लोकतांत्रिक, यहाँ पे आप लोकतंत्र भी कर सकते हैं। लोकतंत्र और जो आपका गणराज्य है, लोकतंत्र और क्या है आपका गणराज्य है, दोनों क्या है, एक है लेकिन अलग है। इसका मतलब गणराज्य का मतलब होता है कि वंशानुगत जो है, वंशानुगत शासन नहीं होगा, वंशानुगत शासन नहीं होगा, यानी जनता के द्वारा चुना जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे क्या कर सकता है, शासन, बशर्ते उसको कौन चुनना चाहिए, राजा। अब एक बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है कि वंशानुगत मतलब नहीं हो सकता। तो जैसे मान के चलिए क्या है कि अभी कोई, जैसे मान चलिए कांग्रेस का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कांग्रेस का अगर कोई उत्तराधिकारी है, मान चलिए राहुल गांधी है, इस पे अगर राहुल गांधी ये चाहें कि कांग्रेस की सरकार है इसके बाद राहुल गांधी बन जाए, तो ये रिपब्लिकन कंट्री है, गणराज्य है, वहां पे वंशानुगत नहीं की, यानी वो उनके क्या कहते हैं, उनके पुत्र हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो इस जो है कहते हैं बदौलत वो उस पद को सुशोभित करें, ऐसा कुछ नहीं है। जनता जिसको चुनेगी, भले वो उन्हीं के लड़के हो, लेकिन चुनना किसको पड़ेगा, जनता को चुनना पड़ेगा। पुत्र किसके हैं, कांग्रेस के। अगर जनता चुनेगी तो उनको भी चुन सकती है, ऐसा नहीं है कि वंशानुगत है तो उनको इलेक्शन में नहीं लड़ने दिया जाएगा राहुल गांधी ने। कुछ लोग सोचेंगे नहीं वंशानुगत मतलब उनको इलेक्शन नहीं, लड़ सकता है, हर आदमी कर सकता है, बशर्ते कौन, जनता अगर चुनेगी तब। यानी कुल बात, यानी कोई भी हो, वंशानुगत नहीं, अपने मन से नहीं कर सकते कि राजा का लड़का राजा बन जाएगा। बनेगा कौन, जिसको जनता चुनेगी।
अगर जनता ने ये डिसाइड कर लिया कि इस राजा का लड़का ही राजा बनेगा तो वो बन सकता है। वहां भी आप रिपब्लिकन की ही बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि चुन के जा रहा है किसके द्वारा? जनता के द्वारा। तो ये बात थी किसकी? रिपब्लिकन। अब इतनी बात जब हो गई तो लोगों ने कहा कि कैसा बनाना चाहते हैं? उन्होंने कहा ऐसा है कि संपूर्ण संप्रभु बनाना चाहते हैं, समाजवाद लाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक या लोकतंत्र लाना चाहते हैं, गणराज्य की बात कर रहे हैं। तो कहा इन सबको कर लेंगे, मिलेगा क्या? भारत में सब लोग यही कहते हैं पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सबसे पहले चीज पढ़े का है नौकरी के लिए, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोर्स क्यों करें, कोचिंग क्यों करें, क्या मिलेगा? क्वेश्चन पहले पूछेंगे। नॉलेज मिलेगा ये बात नहीं सोचते, क्या मिलेगा? प्रॉफिट। वही बात कहा, अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो आपको न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको न्याय मिलेगा। यानी इसका उद्देश्य क्या था इस तरह बनाने का? आपको क्या मिलेगा? आपको न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा? न्याय। आपको स्वतंत्रता मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा, आपको समता मिलेगी, समता मिलेगी, बंधुता आएगी। या बंधुता के लिए क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें? न्याय क्यों ला रहे हैं, स्वतंत्रता क्यों ला रहे हैं, समता क्यों ला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं? क्योंकि इससे क्या होगी? बंधुता बढ़ेगी, अखंडता देश की जो है क्या होगी? बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं इस पे, न्याय, स्वतंत्रता और समता की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, कहता है कि उद्देशिका में, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो वहां पे बात की गई आर्थिक, न्यायिक और राजनैतिक। एक क्वेश्चन इसमें देता है कि निम्नलिखित में से किस न्याय की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है? तो वहां पे आप आंसर कर लीजिएगा धार्मिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो आंसर आपका आएगा कौन सा? धार्मिक न्याय की बात करेंगे। क्लियर है? ये वाला जो आपका पूछता है क्रम वाला, तो हर एग्जाम में पूछा है, पीसीएस में भी पूछा है, आईएएस में भी पूछा है, हर एक एग्जाम में पूछता है, लोअर पीसीएस में भी पूछता है, यूपीएसआई में भी पूछ सकता है। तो क्रम जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए इसमें से 3 क्वेश्चन, पहला कहाँ के स्रोत समझ सकती हैं, किसमें स्रोत समाहित है? जनता में समाहित है। इसका क्रम क्या था? यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य का मतलब क्या था? इसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य में किसकी बात, न्याय में किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो आंसर आएगा वो आपका होगा कौन सा? धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। अब चलते हैं स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता में बात करते हैं किस स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी उद्देश्य में किस उद्देश्यों की बात नहीं की गई उसको पढ़ना है। अब बताइए न्याय में किसकी बात नहीं की है? धार्मिक। यानी न्याय मिलेगा आपको आर्थिक क्षेत्र में, आप सब समान हो, सामाजिक आप बराबर हो, राजनीतिक बराबर हो, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं करता कौन? प्रस्तावना। अब हम चलते हैं इस पे, स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचारों की होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की होनी चाहिए, विश्वास, धर्म और उपासना की होनी चाहिए, ना कि आर्थिक। आप यहाँ से पूछ लीजिएगा, वो आपसे पूछेगा, बताइए कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है? तो आंसर क्या आएगा आपका? आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। फ्रीडम ऑफ लिबर्टी जो इसमें कहते हैं, लिबर्टी आप जो इसमें स्पीच, अभिव्यक्ति, जो एक्सप्रेशन, ट्रस्ट, फेथ जो भी इस पे हैं, इनको जो आपको कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ, इसमें लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उस पर कहीं भी आर्थिक बात नहीं की गई। चलते हैं इस पे अगले बात पे, समता की बात करते हैं। समता किसकी? प्रतिष्ठा की समता की बात होती है। अवसर की बात करता है कि सभी को समान अवसर मिलते हैं। फिर बंधुता की बात करता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करने के लिए। ये सारी चीजें इसीलिए की जा रही हैं। तो ये चीजें जो आपको की जा रही हैं कि व्यक्ति की जो इस पे बंधुता है, अखंडता है, वो टूटे ना, इस पे ये सारी बातें की जा रही हैं इसमें। तो अखंडता जो वर्ड था, इस पे अखंडता जो वर्ड था, संविधान संशोधन के बाद देख लीजिएगा इसमें कुछ जोड़े गए हैं। इस पे मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से करते हैं। तो ये बात थी इसमें आपकी आर्थिक, सामाजिक, बंधुता, ये सारी चीजें हैं। ठीक है इसमें। तो अब हम आगे चलते हैं, ये बात करते हैं। तो अब देखिए इसमें हम अब जो ये लिखा रहता है प्रस्तावना, उसको मतलब उसका हम मतलब समझते हैं इस पे। उसका मतलब देखिए क्या होता है, देखिए लिखा रहता है लाइन, हम भारत के लोग। अब समझते चलिए क्या लिखा रहता है, हम भारत के लोग। अब आप उसको लिख लीजिएगा, पढ़िएगा, याद हो जाएगा। हम भारत के लिए, भारत को संपूर्ण संप्रभु, समाजवाद,
धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए जिससे नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समता, जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित की जाए। यानी जिससे क्या हो जाएगा, बंधुता क्या होगी, बढ़ेगी। तो फिर से समझ लीजिएगा, हम भारत के लोग भारत को क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण संप्रभु, ये पूरी चीज, जिससे लोगों को, नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व ये मिल सके। यही बात थी किसमें, आपके इसमें प्रस्तावना में, उद्देशिका में यही बात थी। ठीक है, इसमें उद्देशिका में यही बात थी। इसके अगला जो चलिए इस पे जो हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं इस पे, ये चीजें हो गई हैं इनके बारे में, प्रस्तावना के बारे में। जैसे कि अभी हमने किया था, क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन पॉसिबल है, तो आंसर होगा संविधान संशोधन पॉसिबल है। वो संविधान संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन, मैं कहीं पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, संविधान संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें आपके जोड़े गए थे 3 चीजें, इसमें समाजवाद जोड़ा गया था, इसमें धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। बहुत क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मूल भाग में, उद्देशिका के मूल भाग में क्या नहीं था, तब आपका आंसर आएगा। इसमें मूल भाग में क्या नहीं था, तो आंसर आएगा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कौन इसके मूल भाग में नहीं था, तो आंसर इसमें से 3 में से एक आंसर हो सकता है। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा बाद में जोड़ा गया, या 1975 तक नहीं था, तो आपका यही तीनों नहीं थे। इस पे SSDR आप देख लीजिएगा, ये क्रम था इस पे, तो आपका देख लीजिएगा यही आपका जोड़ा गया, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और कौन सी, अखंडता। कब जोड़ी गई है, 1976 में। अब हम बात करेंगे इस पे कि कुछ इसके बारे में कथन कहे जाते हैं, कुछ प्रमुख इसके बारे में अवधारणाएं हैं। जैसे N.A. पालिकी वाला ने इसको कहा था कि ये संविधान का परिचय पत्र है। तो संविधान का परिचय पत्र किसको बोला जाता है, उद्देशिका को बोला जाता है। अगर अल्लाह कृष्णा इनकी बात करें, अल्लाह कृष्णा स्वामी की, तो इन्होंने, अल्लाह कृष्णा स्वामी ने इसको कहा कि ये दीर्घकालीन सपनों का जो है एक विचार है, दीर्घकालीन सपनों का एक विचार है। के मुंशी ने इसको कहा था ये जन्मपत्री है, संविधान की जन्मपत्री ही। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि के मुंशी के अनुसार क्या है संविधान का उद्देशिका, तो आप आंसर देंगे जन्मपत्री। दूसरा क्वेश्चन, किसने ये कहा था कि ये जो है संविधान, किसने कहा था संविधान की जन्मपत्री, तो आंसर उद्देशिका को जन्मपत्री किसने कहा था, तो आंसर कौन सा होगा, के.एम. मुंशी होंगे। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। हिदायतुल्लाह ने जो है जो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का मामला था, उसमें उन्होंने कहा कि उद्देशिका जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। तो कुछ लोग कहते हैं संविधान की आत्मा तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, ये कहाँ से आ गए। तो संविधान की मूल आत्मा जो इन्होंने कहा था, हिदायतुल्लाह ने कहा था, वो आपका था उद्देशिका को, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार को बोला है। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 को किसने बोला है, भीमराव अम्बेडकर ने। तो भीमराव अम्बेडकर, 2 क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो आंसर निकल के आएगा, वहां पर आंसर आप देंगे कि वो आपका होगा 32 होगा, वो आपका अनुच्छेद 32 होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अगर संविधान के जानकारों के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है, तो आपका आंसर कौन होगा, आपका ये वाला होगा। कहा था हिदायतुल्लाह ने, लेकिन कभी कभी उसको संविधान के जानकार के नाम से कहा था कि जानकारों ने क्या कहा था। अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्माताओं के बीच में या उनके मन में क्या चल रहा था। कुछ लोगों ने इसको कहा कि ये संविधान के जो निर्माता थे उनके मन में क्या चल रहा था, उनके मन के विचार
कि ये कुंजी थी जानने की, यानी ये क्या है, कुंजी है, संविधान की कुंजी। तो संविधान की कुंजी किसने कहा था, संविधान के जो निर्माणकर्ता थे, यानी उनके मन में क्या चल रहा है तो वो जानना, यानी ये कुंजी क्या है कि उनका मन पढ़ना, यानी ये के है क्या, संविधान के निर्माताओं के मन में क्या चल रहा है, किस तरह किस उद्देश्य से ये बना रहे हैं, वो आपका है। तो ये संविधान के जो है इसमें कह सकते हैं इसको कि संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मन पढ़ना था किसका, निर्माताओं का। तो चलिए हम 5 मिनट में क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि संविधान का जो स्रोत है, जो आपका यहाँ से विचार आया वो कहाँ से आया है, तो आंसर होगा आपका कौन सा, यूएसए होगा। पूरा देख लीजिएगा, इस पे ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। भाषा का जो विचार है कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया। बताइए न्याय योग्य है कि नहीं है, तो आंसर कहेगा न्याय योग्य नहीं है, इसके अकॉर्डिंग इसके आधार पर डिसीजन नहीं दिया जा सकता है। अगर ये कहा जाए कि उद्देशिका का जो प्रस्ताव विचार कहाँ से लाया गया था, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो नेहरू जी के भाषण को 13 जो आपका था कब, 13 दिसंबर 1946 को, जो कि लाया गया था प्रस्ताव के रूप में 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया, कब 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को कानून दिवस, विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता था। क्वेश्चन यहाँ से भी ये क्लियर हो गया कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को। और गणतंत्र जब लागू हुआ था 1950 को, तो पहला अपना गणतंत्र जो भी लागू हुआ था वो 1950 में हुआ था, वो आपका 26 जनवरी का हुआ था। अब देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, पहला चीज समझ सकती है कि इसमें एक क्वेश्चन जनता में है। उसके बाद ये प्रस्तावना का जो पूछता है, इसका जो स्वरूप है वो आपका क्या था, SSSSDR था। इसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर पूछता है। आप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप करिएगा, देखिएगा ये चीज लिखा रहता है उसमें कौन क्रम से क्या है। तो इसमें सबसे पहले था संपूर्ण संप्रभु समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतंत्र मतलब वही गणराज्य। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि न्याय कैसा है, इसमें धार्मिक है कि नहीं, स्वतंत्र आर्थिक है कि नहीं, इस बात की इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इसमें प्रमुख वाद पूछता है कि किस वाद में ये कहा गया कि इसके मौलिक भाग का हिस्सा है संविधान के, वो आपका केशवानंद भारती ने। किसमें कहा गया नहीं है, वो आपका आंसर होगा कौन सा, बेरबारी संघवाद होगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे इस पे कि प्रमुख कथन किसने लगाते, इसमें के मुंशी का है जन्मपत्र, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान की कुंजी इंपॉर्टेंट है, ये संविधान के जानकारों ने कहा था। तो ये सारे जो क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चनों से सब उद्देशिका में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो क्वेश्चन और भी आपके मन में होंगे, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दूसरी चीज, आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखा करें कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसमें और चीजें हैं। क्वेश्चन आप पूछें उस पर क्वेश्चन, और मैं उस पे टॉपिक पे और डिस्कस करूंगा इस पे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, उदारवाद की बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे किसमें, उसमें हम कार्ल मार्क्स के जो मार्क्सवाद है उसकी बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे विचारधाराओं की, समाजवाद की विचारधाराओं की बात करेंगे, हम साम्यवाद की बात करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जो है शेयर करें, जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित होंगे।